जय हिंद। अगर आप बिहार दरोगा या बिहार बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या साथ में आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं, बिहार के प्रमुख जल विद्युत परियोजना, ये टॉपिक केवल आपके लिए है क्योंकि ये टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और ये टॉपिक कोई टीचर पढ़ाना नहीं चाहता है क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो चलिए हम इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को इजी वे में समझते हैं और पढ़ते हैं। आपको बता दें कि जो विद्युत है यानी बिजली, बिजली का निर्माण केवल कोयला से ही नहीं होता है, केवल ताप से ही नहीं होता है। बिजली का निर्माण जल से भी होता है, लेकिन उस जल में धारा होनी चाहिए, उस जल में ऊंचाई होनी चाहिए। तो आपको बता दें, धारा के साथ जब जल ऊंचाई से नीचे गिरेगा तो नीचे की तरफ एक टरबाइन लगा दिया जाता है, उसमें पंखे होते हैं। तो जब ये जल नीचे की तरफ गिरेगा तो ये जो होंगे पंखे वो नाचने लगते हैं। तो उसके नाचने से क्या होता है कि विद्युत का निर्माण होता है, बिजली का निर्माण होता है। तो ऐसे ही बिहार में 13 जल विद्युत परियोजना है। कितनी है? 13 है। और ये 13 जल विद्युत परियोजना है, ये आपके सामने है और एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। आपको बता दें, जो पहला है कोसी जल विद्युत परियोजना, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सुपौल में है क्योंकि कोसी नदी तो आप जानते हैं नेपाल के गोसाई स्थान से निकलती है और इसकी तो टोटल लंबाई कोसी की 730 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में केवल 260 किलोमीटर बहती है। और ये जो कटिहार की कुर्सेला है वहां पे गंगा नदी से मिल जाते हैं, लेकिन कोसी नदी कटिहार की कुर्सेला में मिलने से पहले वो न तबाही बचाती है। सुपौल, मधेपुरा और सहरसा में क्या ही बताया जाए, इतनी तबाही मचाती है, इतनी तबाही मचाती है कि इसे बिहार का शोक नदी कहते हैं। और साथ में ये बता दें, ये दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो बार बार अपनी रास्ता बदलती है, मार्ग बदलती है। तो इसके बार बार रास्ता बदलने के कारण ये नदी बहुत ज्यादा तबाही का मंजर ला देती है। ठीक है, इसलिए इस नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। ठीक है, तो जो नेपाल से जब बिहार में एंट्री मारती है तो वो सुपौल जिला से ही एंट्री मारती है। ठीक है, तो कोसी जल विद्युत जो केंद्र है वो सुपौल में है, इस बात को ध्यान में रख लेना है। ठीक है, दूसरा है पूर्वी गंडक। ठीक है, पूर्वी गंडक जल विद्युत केंद्र, यह है पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, गंडक नदी को नारायणी नदी के भी नाम से जाना जाता है, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूर्वी गंडक जल विद्युत जो केंद्र है वो पश्चिमी चंपारण में। और आपको बता दें जो गंडक पे कुछ नहर है, जैसे कि आप देखें गंडक नदी पर एक बांध बनाया गया है पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटन जगह पे। ठीक है, भैंसा लोटन जगह पे पश्चिमी चंपारण के, तो वहां पे से बांध बनाकर, ठीक है, नहरें निकाली गई है। जैसे कि त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण में, वहां से निकाला गया। सारण नहर ये भी पश्चिमी चंपारण में है। दोन नहर ये भी पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, तो ये गंडक नदी पर ही भैंसा लोटन जगह पर बांध बनाकर, ठीक है, नहरें निकाली गई है। जिसमें कौन है? 3, एक तो आपका त्रिवेणी है, दूसरा सारण है और तीसरा दोन। ये 3 प्रमुख जो बांध है, जो नहर है, वो पूर्वी गंडक पर बांध बनाकर किया गया है। ठीक है, तो बांध बनाकर उसके बांध जब बना दीजिएगा, जब ये नदी आ रही है उस पर बांध बना दीजिएगा आगे तरफ, तो ये नदी का लेवल जो होगा धीरे धीरे नीचे पीछे की तरफ से ऊपर बढ़ते जाएगा। जब ऊपर बढ़ते जाएगा तो बांध में से क्या किया जाता है, एक खिड़की खोल दिया जाता है इधर से। तो जब ये नदी का प्रेशर ज्यादा होता है, तो जब ये जोर लगाती है तो खिड़की जब खुल जाता है तो नीचे की तरफ पानी गिरता है और नीचे क्या रहता है? टरबाइन। तो फिर वो घिरनी नाचने लगता है, घूमने लगता है, फिर जल विद्युत का निर्माण होता है। तो पूर्वी गंडक जल विद्युत केंद्र जो है वो पश्चिमी चंपारण में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सोन पश्चिमी नहर विद्युत केंद्र जो है वो रोहतास में। आपको बता दें कि जो सोन नदी है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक चोटी से निकलती है। ठीक है, और ये क्योंकि मध्य प्रदेश ऐसे, तो ये उत्तर की तरफ बहते हुए गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, सोन नदी। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश से आती है। ठीक है,
इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इस सोन पश्चिमी नहर विद्युत केंद्र जो है वो रोहतास में है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और बिहार का सर्वाधिक शिक्षित जो जिला कहा जाए, एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट जो कहा जाता है बिहार में सबसे ज्यादा, वो है आपका रोहतास, सबसे ज्यादा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्रिवेणी नहर जल विद्युत केंद्र जो है, त्रिवेणी नहर जल विद्युत जो केंद्र है वो भी पश्चिमी चंपारण में है, ध्यान में रख लीजिएगा। और पश्चिमी चंपारण तो आप जानते ही हैं कि ये बिहार का सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि है, आबादी की दृष्टि से कहेगा तो पटना है ही। इस पर भी हम वीडियो बनाकर आएंगे और वीडियो पड़ा हुआ है इस चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा उसका क्वालिटी कम है तो आप लोग क्वालिटी थोड़ा बढ़ा के थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास रिसोर्स की भारी कमी है। जैसे रिसोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आपके लिए HD क्वालिटी में फुल हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो त्रिवेणी नहर जल विद्युत केंद्र जो है वो पश्चिमी चंपारण में, इस बात को ध्यान में रखना है। ढेलबाग लघु जल विद्युत केंद्र जो है ये भी रोहतास में है। ढेलबाग लघु जल विद्युत केंद्र जो है वो रोहतास में है, आपके सामने लिखा हुआ है। ये सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। रोहतास में गेहूं चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है, बिहार में सबसे ज्यादा अगर गेहूं चावल का जो उत्पादन होता है वो रोहतास में होता है। देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो है जल विद्युत केंद्र है। चाहे सोन नदी का विस्तार भी रोहतास में बहुत ज्यादा है, वहां से नहरें निकल के तो सिंचाई बहुत जबरदस्त हो जाती है, तो वहां पे उत्पादन ज्यादा होता है गेहूं और चावल का। तो ढेलबाग जल विद्युत केंद्र जो है वो रोहतास में है, ठीक है। नासरीगंज लघु जल विद्युत केंद्र जो है वो भी रोहतास में है, देख सकते हैं आप। तो जयनगरा जो जल विद्युत केंद्र है वो भी रोहतास में है। सेबारी लघु जल विद्युत केंद्र ये भी रोहतास में है, देख सकते हैं। रोहतास में बहुत ज्यादा जल विद्युत केंद्र है, ठीक है। अगनूर लघु जल विद्युत केंद्र जो है अरवल में है, ठीक है। अरवल में बहुत कम वर्षा होती है, ठीक है। और अरवल जो है बिहार का 38वां जिला है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है अरवल में, ठीक है। लेकिन अरवल में अगनूर जल विद्युत केंद्र है, ठीक है। कहाँ पे है? अरवल में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बेलसार लघु जल विद्युत जो केंद्र है वो भी अरवल में है। बेलसार लघु जल विद्युत केंद्र जो है वो भी अरवल में है। सिरखिंडी लघु जल विद्युत केंद्र जो है रोहतास में है। अरवल लघु जल विद्युत केंद्र जो है ये भी रोहतास में है। और सोन पूर्वी नहर जल विद्युत जो केंद्र है वो भी रोहतास में है। ये वीडियो हमको लगता है कि 6 या 7 मिनट का होगा और आसानी से टॉपिक आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो बिहार के जियोग्राफी हो या इंडिया के जियोग्राफी हो या वर्ल्ड की जियोग्राफी हो, ये तमाम जो ज्योग्राफी का जो टॉपिक है ये हम आपको इसी चैनल पे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारे ओर से और कलम से क्रांति की तरफ से जय हिंद।